तो करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में आज कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। तो राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कहकर राहुल गांधी गिर गए हैं। बीजेपी इस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बचाव में उतरे हुए हैं। BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान ने सर्दी के इस मौसम में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यही वजह थी कि बीजेपी ने मौके को लपकने में देर नहीं लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी को उसके बयानों पर घेर लिया। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब था देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के भरोसे को तोड़ना। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वे हमेशा श्री राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को नकारेंगे। जेपी नड्डा के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला किया। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हुई तो कांग्रेस के बड़े नेता वीके हरि प्रसाद ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर पलटवार किया। राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है जो आज कलंक है। देश विरोधी के काम तो आरएसएस और बीजेपी ने रोज कर रहा है। जो मोहन भागवत जी ने कहा है, संविधान के खिलाफ बोला है, वो बोला है जब राम मंदिर बना उसको तब आजादी मिली है। क्या ये देश विरोधी नहीं है? आरएसएस के लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग लिया है सारे संस्थाओं के बीच में घुस गया है। अब कोई जगह नहीं छोड़ा है, कोर्ट नहीं छोड़ा है, इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ा है, सीबीआई भी सब जगह में घुस गया ना। इस घुसपैठ के खिलाफ लड़ना है। राहुल गांधी ने ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को लेकर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही भारत की सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन भागवत पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ही खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वास्तव में राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए जिस प्रकार देश की बुराई विदेश में जाकर करते हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें भागवत जी के बारे में कोई कमेंट्स करने की तो उनकी औकात भी नहीं है। निश्चित रूप से सच बात कही उन्होंने। अगर कोई और देश होता और किसी और देश में किसी ने जो कि जेड सिक्योरिटी लेके बैठा है वो अगर ये बात कहे। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति तूफान उठ खड़ा हुआ है। जिस तरह बीजेपी नेता हमलावर हुए हैं, बयान पर छिड़ा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे मिल्कीपुर में उपचुनाव की, जहां पर 5 फरवरी को उपचुनाव होना है। नामांकन की आखिरी डेट 17 जनवरी है और ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया है। साथ ही स्थानीय वर्सेस बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी से चंद्रभान पासवान प्रत्याशी हैं, उनके पास पर्चा दाखिल करने के लिए अभी 2 दिन बचे हैं। देखिए रिपोर्ट।
मिल्कीपुर उपचुनाव का दंगल तेज हो चुका है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान पर दाव लगाने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज एसपी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। टिकट दे दिया पासवान को। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। अजीत प्रसाद के पिता और अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि वो कानून, संविधान और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करते हैं, इसलिए नामांकन में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया गया। देखो, नामांकन में तो अब तो भैया जुलूस तो है नहीं और हम उसका पालन करते हैं। हम पूरी तरह से चुनाव का, आचार संहिता का, पूरी तरह से कानून का, संविधान का अक्षरशः पालन करते हैं। हम उसको वायलेट नहीं करते। वहीं बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। उनका दावा है कि जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। मुद्दा विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां और रीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है। समाजवादी पार्टी का गुब्बारा यद्यपि पीछे उपचुनाव जो 9 सीटों के हुए थे उसमें फूट गया है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, उनका फर्जी जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, वह ध्वस्त हो चुका है और आने वाला जो समय है वह पूरी तरह से भाजपा का है, कमल के फूल का है। और विकास के लिए भी, सुशासन के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, गरीब कल्याण के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी वहाँ पर कमल खिलना जरूरी है। इसलिए जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है और भाजपा के प्रत्याशी को सभी लोगों का समर्थन मिला है। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखेंगे वहाँ चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपए आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। ये सब झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, गुमराह करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जन जन का भरोसा जीता है और आप देखेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। यूपी के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ का कहना है कि मिल्कीपुर में परिवारवाद और आम कार्यकर्ता के बीच लड़ाई है, जिसमें बीजेपी की ही जीत होगी। इस विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा में भी किया है, जो अपने नेता पुत्रों को ही वो प्रत्याशी बनाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता डेवलपमेंट पार्टी है, तो हम कार्यकर्ताओं का विकास करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी जीत की बात तो छोड़ दे, अगर अपनी जमानत भी बचा ले तो बड़ी बात होगी। देखिए, वहां पर समाजवादी पार्टी का सामना किसी से नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पे बहुत पहले लीड ले चुकी है। क्योंकि ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढूंढ ढांड करके, खोज करके जो है, काफी दिनों बाद जब हम समझते हैं 17 तारीख नामांकन की आखिरी डेट है, उसके बाद कई लोगों का विरोध झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूं कि जब चुनाव की तिथि की घोषणा भी नहीं हुई थी, क्योंकि चुनाव न करा करके, चुनाव में न जाकर के बहुत पहले ये लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं वहां पर जाति से नहीं जुड़ना चाहिए। वहां पर जो भी समाज का है, जो भी पीडीए समाज का है, वो जो भी पीड़ित है, दलित है, शोषित है, वंचित है, नौजवान है, महिला है, वो सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने जा रही है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीत चुकी एसपी के हौसले बुलंद है। वहीं बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लोकसभा में मिली अयोध्या से हार की टीस को कुछ कम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को करारी हार पहुंचाकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला भी लेने जा रही है। कैमरामैन नौसाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ में स्नान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अखिलेश ने जहां ये कहा जब मां गंगा बुलाएगी तब वो संगम जाएंगे, वहीं समाजवादी परिवार की बहू अपर्णा ने कहा कि वो संगम
जरूर जाएंगी। तो इस महाकुंभ में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने वाले अखिलेश यादव के बयान को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। अब एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता तक गंगा बहती है, जो गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे वहां लगा सकता है। संगम तब जाएंगे जब मां गंगा बुलाएंगी। मां गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता वेस्ट बंगाल वहां तक गंगा मां बह के जाती हैं, और जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से। और संगम कब जाएंगे? जब मां गंगा बुलाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की थी, जिनमें वो गंगा नदी में स्नान करते हुए नजर आ रहे थे। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। अखिलेश यादव ने ये स्नान हरिद्वार की गंगा में किया था। वहीं यादव परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के संगम में स्नान के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान सबको करना चाहिए, हरिद्वार चले गए ये उनका मन है, हम तो महाकुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि गंगा में सबको नहाना चाहिए, वो हरिद्वार चले गए वो उनका मन है। ये क्वेश्चन उनसे आप पूछिए। हम संगम जरूर जाएंगे, वहाँ पर जरूर स्नान करेंगे, और मैं अपने साथ आयोग को भी ले जाऊंगी, महिला आयोग भी जरूर स्नान करेंगे। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले को लेकर अब सियासत जारी है। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि कुंभ में कोई नई चीज नहीं हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर कुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी सरकार में आजम खान ने जिस तरह कुंभ का आयोजन किया था, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं, ये गलत है। ये तो जो भी सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है इस तरह के आयोजनों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी की सरकार में आयोजन किया गया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी के डर से गंगा स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार में डुबकी लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये तो भाजपा का डर है कि उनको डुबकी लगाना पड़ता है, अन्यथा वो डुबकी लगाने ना जाए, वो मंदिर ना जाए, वो तीर्थ स्थलों की बात ना करें, वह तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। मुरादाबाद में एसपी एमएलए मोहम्मद फहीम ने महाकुंभ के लिए जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ जाएं और स्नान करें। अगर किसी को कुंभ जाने में परेशानी हो रही हो तो मैं अपनी मां, बहनों और भाइयों के लिए हाजिर हूँ। आपने देखा होगा बिलारी में हमारे तमाम तरीके के स्वागत के द्वार लगे हुए हैं, कुंभ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वहाँ जाएं, स्नान करें, और जो आस्था का ये पर्व है कुंभ, जो इतने साल बाद आता है, जो हम लोग बहुत तहे दिल से वहाँ पर इसका इंतज़ार करते हैं, लोग वहाँ जाएं। मैंने भी इंतजामात कराए हैं। कोई ट्रेन की दिक्कत हो रही हो तो मैं अपनी माँओं, बहनों, भाई, दोस्तों, बुजुर्गों के लिए तो हाजिर हूँ, और व्यवस्थाएं कराने के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, स्नान करें और अपने ऊपर वाले से दुआएं मांगें। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक के सबसे बेहतर इंतजाम करवाए हैं। ऐसे में संगम में स्नान को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू परिवार पर जेडीयू की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सबके अलग अलग खेमे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बोलने पर रोक लगा दी है। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। बीजेपी ने भी लालू परिवार के तालमेल पर सवाल उठाए, जिस पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं।
कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो आप एकदम नहीं होने जा रहा, आप सीधे चुनाव होगा। लालू प्रसाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी आरजेडी की एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक हैं और छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधायक के साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अब तक लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब जेडीयू की ओर से परिवार में ही खेमेबाजी का आरोप लगाया गया है। सबके अलग अलग खेमे हैं और इन सब में होड़ मची है कि किसी न किसी बहाने बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का जाप करते हुए अपनी पार्टी के लिए कोई आधार वो ढूंढ रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बोलने तक पर रोक लगा दी है। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। परिवार में आपसी विवाद है, लालू जी राजनीतिक नजरबंद है। जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी लालू फैमिली के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे परिवार में अलग अलग दिन अलग अलग परिवार के लोगों को सपना आता है। किसी दिन पिताजी को आता है, किसी दिन पुत्री जी को आता है। जेडीयू बीजेपी की ओर से लालू परिवार के तालमेल पर सवाल उठाए गए तो आरजेडी की ओर से पलटवार भी किया गया। कहीं विरोधाभास नहीं है, बस एक ही चीज का आभास है कि चुनाव के लिए हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष जा चुके हैं। क्या लालू परिवार में मतभेद है? ये कयासबाजी तब शुरू हुई जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया, जिसे कुछ ही देर में तेजस्वी यादव ने नकार दिया। फिर मकर संक्रांति के दिन मीसा भारती ने नीतीश कुमार को अभिभावक बताते हुए दरवाजे खुले होने की बात कही, जिसे कुछ ही देर के अंदर तेजस्वी यादव ने फिर से नकार दिया। अब इसी बात पर जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। तो इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही दिन में 2 शक्तिशाली युद्धपोत और एक बेहद ताकतवर पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई हैं। पीएम मोदी ने इन अद्भुत वॉर मशीनों को देश को समर्पित किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। समंदर में भारतीय सुरक्षा का नया चक्रव्यूह। दुश्मनों को चौंकाने वाली वॉर मशीन। भारतीय नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। समंदर में उतरे सामरिक शक्ति के 3 शाहकार। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर भारतीय नौसेना के उस नए चक्रव्यूह का हिस्सा हैं, जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं आईएनएस सूरत की कहानी, जिसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और अब विध्वंसक जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के सबसे घातक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इस समय हम मौजूद हैं। इस पूरे जगह को अपर डेक कहते हैं और यही सबसे खास जगह मानी जाती है, क्योंकि इसी अपर डेक पर सारे मिसाइल्स, सारे रॉकेट लॉन्चर और जितने भी घातक हथियार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आईएनएस सूरत इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली जहाज है। ये 7,400 टन वजनी है और 164 मीटर लंबा है और बेहिसाब खूबियों से लैस है। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स है, जिसे हम अंडर वाटर रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अंडर वाटर जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। स्टार एयर सर्विलेंस थ्रेट रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और उसके पैरामीटर्स हमें दे सकता है। तो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे हमारे पास 16 बराक 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। यहीं से मिसाइल
स्टोर होती है और यहीं से फायर होती है। आईएनएस सूरत की रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर समय समय पर इसे रिफ्यूल किया जाए तो ये एक बार में 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत में एक साथ 300 से ज्यादा सेलर और अधिकारी रह सकते हैं। आईएनएस सूरत में 2 हेलीकॉप्टर और एक सी किंग जैसा हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां भी मौजूद हैं। जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। तो बहुत गर्व की बात है कि 75% इंडिजिनस कंपोनेंट वाला हमारा जहाज़ है। वॉरशिप फुल ऑफ मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, गन्स एंड MFSAR रडार, तो इन सब से लैस है ये। यानी ये एक ऐसा बेजोड़ युद्धपोत है जो दुश्मनों के इरादों को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।